नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। आज इस ब्रॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही उम्दा प्लेयर, जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है। वैसे हमारे साथ फिलहाल मौजूद है पीआर श्रीजेश, खेल रत्न अवॉर्डी, केरला के फर्स्ट मेल अर्जुन अवॉर्डी और 2 पद्मा अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पीआर श्रीजेश, आपका डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम जानना चाहेंगे, सबने आपकी परफॉर्मेंस देखी है ओलंपिक्स में, सबने आपकी जर्नी देखी है, सबने आपको एक इंस्पिरेशनल फिगर की तरह भी देखा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब आपने पहले खेलना शुरू करा तो एक समय वो भी था जब आपके पिताजी को अपनी गाय बेचनी पड़ी ताकि आपको वो इक्विपमेंट्स मुहैया करा सके जिनकी ज़रूरत है। उसके बारे में बताइए सर। एक 25 साल पुराने वाला बात है, जब मैंने हॉकी शुरू किया था, जब मैंने जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन किया, मैंने जहाँ पे ज्वाइन किया एज एन एथलीट ज्वाइन किया था, बट जिस दिन पता चला है कि यार एथलेटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था उस टाइम, तो मैंने बाकी इवेंट्स ट्राई करने लग गया था। वॉलीबॉल ट्राई किया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सब कुछ ट्राई किया। आखिर में हॉकी में आके एंड अप किया। और एक बार कोच ने आके पूछा कि यार किसको गोलकीपर बनना है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया था, क्योंकि मैं मोटा था, छोटा था, मैं भागना नहीं चाहता था, तो इसलिए तो गोलकीपर बनने के लिए मैंने भी हाँ कर दिया। बट गोलकीपिंग इतना आसान जॉब नहीं है, आपको इक्विपमेंट्स खरीदना है जिसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। और मेरा पापा तो फार्मर्स का फैमिली है, जहाँ पे एकदम से आप पूछेगा 3,000 रुपये चाहिए या 5,000 रुपये चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसी टाइम था पापा ने गाय को बेच के मुझे पैसा दिया था। थैंक गॉड मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली था, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। बट जो भी हो, हमेशा मुझे एक चीज़ एक एनर्जी देता है, जहाँ पे आपको लगता है यार मैं थक गया हूँ, बस यार आज काफ़ी है, या तो कभी मन करता है नहीं यार आज ट्रेनिंग पे नहीं जाना है, या कभी लगता है नहीं यार मैं थक गया हूँ और नहीं होगा, या छोड़ के जाने के लिए मन करता है। ये चीज़ हमेशा पिंच करता है, ये चीज़ हमेशा आपको एक पुश देता है कि हाँ यार पापा ने उस दिन तो इतना सेक्रीफाइस किया और आप ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये इतना दूर, इतना लंबा सफ़र का एक वजह वो दिन भी है। आपने खेती बाड़ी का समय भी देखा है, आपके पापा फार्मर रहे हैं। उस फैमिली सेटअप में कितना मुश्किल होता है किसी के लिए भी ये सोचना कि हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं? एक तरीके से आप देखेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे लिए तो एक चीज़ अच्छा था कि मेरा हॉस्टल जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल था, स्पोर्ट्स स्कूल जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन के लिए पैसा नहीं लगता है, आपको एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ खाने के लिए पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको खर्चा है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और जो कपड़ा आप नॉर्मल पहनते हो उसी का। तो मेरे हिसाब से एक लकी फेस वही था। बट नॉर्मली जो पेरेंट्स ये सब कुछ बेयर करते हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जूता 3 महीने या 4 महीने में फटने लग जाता है, हॉकी स्टिक टूटने लग जाता है, गोलकीपर इक्विपमेंट्स को आपको साल में बदलना पड़ता है, या आपका खाने पे ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो एक छोटा सा एक परिवार जितना पैसा में चलता है उतना पैसा एक अकेले प्लेयर के ऊपर खर्चा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रगलिंग फैक्टर्स है, जो भी एथलीट है अपना गरीबी को फेस करके आगे तक पहुंचना, मतलब वो प्लेयर का क्या बताऊं हार्ड वर्क है, और वो प्लेयर का एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है। उसके बाद जब आपकी पहली अचीवमेंट, आपका पहला मेडल, कैसा रहा घर वालों का रिएक्शन उस पर? मेरा पेरेंट्स सबसे खुश हुआ था कि जब मेरा पहला जर्सी वो लोगों ने देखा है। मैंने 2004 में डेब्यू किया था जूनियर अंडर 21 का ऑस्ट्रेलियन ट्रिप में, और हम लोग पर्थ जाके वापस आ गया था। तब मैंने मेरा जर्सी मेरे पापा को दिखाया, मेरे मम्मी को दिखाया, मेरा भाई भी था। मेरे पापा ये होल्ड किया और जर्सी को बहुत देर उसको देखा, उसके बाद बोला हाँ यार इसी के लिए हम लोगों ने हार्ड वर्क किया था इतना साल। तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट है। वो लोग सब ने जर्सी पहना, वो लोगों ने फ़ोटो खींचा, हम लोगों ने एक फ़ोटो खींच के भी रखा है घर में, ताकि एक मेमोरेबल मोमेंट रहे। एंड ये चीज़ इसलिए अच्छा था कि कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि हम लोग वहीं पे पहुंच पाएगा। केरला से जहाँ पे ना हॉकी हो, ना हॉकी का कोई हिस्ट्री है, और वहाँ से अंडर 16 अंडर 21 का टीम में पहुँचना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात था। तो मेरे लिए तो वो दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़रूरी बात कही है आपने कि केरला एक ऐसी जगह जहाँ पे ना हॉकी की हिस्ट्री थी, ना हॉकी के बारे में किसी को ज़्यादा पता था, फुटबॉल शायद ज़्यादा जाना जाता था वहाँ पर, लेकिन वहीं से ही एक ऐसा प्लेयर आया जिसको अभी पूरी दुनिया ग्रेट वॉल ऑफ हॉकी के नाम से इंडिया में जानती है, और पूरे वर्ल्ड फेमस है पीआर श्रीजेश की जब बात करें, और ग्रेट वॉल के नाम से। उस आप जर्नी को जब देखते हैं तो कैसा लगता है?
इसे ड्रीम जर्नी है। आप कभी उम्मीद नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते, कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हाँ यार मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया नो हॉकी हिस्ट्री, कभी किसी को देखा नहीं कि ओलंपिक्स में जाके बहुत कुछ किया, नहीं तो कोई ख़ानदान में कोई है नहीं कि स्पोर्ट्स खेले हुए, या साथ वाला कोई दोस्त है नहीं कि जिसने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया। सब शुरुआत कर रहा था कि गेम खेलो यार, स्टेट टीम में खेलना है और कुछ ग्रेस मार्क लेना है एग्ज़ाम में, तो वही था मन में उस टाइम। और जब स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत सीरियस लेने लग गया, कि चैलेंजेस लेने लग गया, ताकि ड्रीम बढ़ने लग गया, अरे यार मेरे को भी इंडियन कैंप जाना है, मेरे को भी इंडियन टीम में खेलना है। इंडियन टीम में खेलने के बाद थोड़ा बहुत लगे यार मुझे सीनियर टीम में भी खेलना है, सीनियर टीम में खेलने के बाद लगे यार मुझे ओलंपिक्स खेलना है। तो मेरा जितना भी ये जर्नी है वो एक दिन का नहीं है। मेरे टीम में बहुत लोग हैं जो बचपन में ही मौका मिला कि सीधा सीनियर टीम में आने के लिए या सीनियर कैंप अटेंड करने के लिए, बट मेरे लिए तो टाइम लगा। जूनियर कैंप में, सब जूनियर कैंप में गया, वहाँ पे मौका मिला नहीं, वहाँ से सीनियर कैंप 21 में कैंप में आ गया, वहाँ पे स्टैंड बाय रहा बहुत ज़्यादा साल, उसके बाद मौका मिला, फिर सीनियर टीम में आ गया, सीनियर टीम में भी बहुत ज़्यादा साल मैंने स्टैंड बाय के रूम में रहा, उसके बाद टीम में जब मौका मिला उसके बाद कभी छोड़ा नहीं हूँ। तो जब हर एक चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जब आपके पास एक पैशन हो और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड हो और उसके ऊपर से हार्ड वर्क करने के लिए मन हो। और उसको फास्ट फॉरवर्ड करें 2025 में, और आज के अगर हम बात करें 2 पद्मा अवार्ड से सम्मानित, पहले केरला के पुरुष अर्जुन अवार्डी रहे आप, और उसके साथ साथ खेल रत्न अवार्ड। कितनी बड़ी बात है, ना केवल केरला बल्कि पूरे भारत के लिए। एक्चुअली एज ए प्लेयर मेरे दिमाग में इतना ही था कि अच्छा हॉकी खेलना है और देश के लिए मेडल जीतना है। और जब हम लोगों ने बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल जीता, जब हम लोग नेशन गेम्स जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आ गया, तब कंट्री आपको सम्मानित कर रहा है, कंट्री आपका हार्ड वर्क को रिकग्निशन दे रहा है। यू नो, ये कोई भी किसी भी खिलाड़ी किसी भी अवार्ड के लिए खेलता नहीं है, वो देश को प्राउड करने का और देश के लिए मेडल जीतने के लिए हार्ड वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो कुछ मैं सपना भी देख नहीं सकता हूँ, ताकि यार मेरे को और मिलना चाहिए। और सेकेंडरी चीज़ ये कि ये श्रीजेश पीआर को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है हॉकी को। हॉकी के बिना तो श्रीजेश का तो कुछ कोई जानता भी नहीं है। और ये अवार्ड जाता है मेरे टीममेट्स को, क्योंकि उसके अलावा ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा मेरे बच्चे लोगों को यही बोलता हूँ, मेरे जूनियर टीम के प्लेयर्स लोगों को, कि मैं मेरे लाइफ में एक गोल भी नहीं स्कोर किया, बट मैंने बहुत ज़्यादा रोका है। और मेरा दोस्त लोग है जिसने मेरे को इसमें मदद किया है, और मेरा फॉरवर्ड जो लोग हैं जो गोल मार के मुझे जिताने में मदद किया। तो इससे टीम इवेंट है, तो जो रिकग्निशन मुझे मिलता है वो मेरे गेम को मिलता है, वो मेरे टीम को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जितना भी आपने हार्डवर्क है, जितना आपने गेम के लिए दिन दिए, जितना आपने गेम के लिए सेक्रीफाइस किया, जितना मेडल आपने कंट्री के लिए लेके आया, उसका एक तोहफा है कंट्री की तरफ से आपको। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। 2017 की वो इंजरी भी सभी को आज तक वो याद है। वो फेज़ आपके लिए बहुत टफ था, और उतना ही टफ था फैंस और व्यूअर्स के लिए, जो लोग वेट कर रहे थे कि पीआर सुरेश कब वापस फील्ड पे आएंगे और गोल कीपिंग में जाकर गोलकीपर की तरह वापस परफॉर्म करेंगे। कैसे कमबैक किया आपने? ये इंजरी 2017 में जब मेरा ACL और MCL का इंजरी हुआ था, इवन मेनिस्कस में भी थोड़ा इंजरी था उस टाइम। और जब तक 2017 तक हॉकी मेरा लाइफ था, हॉकी मेरा ज़िंदगी था। मेरे फैमिली को छोड़ के मेरा हर एक टाइम मेरा फोकस गेम में था, गेम कैसे खेलने, आगे क्या करना है। जब वो इंजरी हुआ तब पता चल गया कि हॉकी लाइफ नहीं होता है, हॉकी लाइफ का पार्ट होता है। आपका एक लाइफ का एक पार्ट आप हॉकी के लिए स्पेंड करते हो। और उस टाइम तो आपको पता चलता है कि फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है, आपका जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, आपका दोस्ती कितना इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेटिव्स कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हॉकी के अलावा बाकी सब चीज़ों में भी ध्यान देना है। वो इंजरी जब होने के बाद ये सब चीज़ों मैंने रियलाइज़ किया, और मैंने एक ही डिसीजन लिया था कि यार इसके बाद मेरे को एक और बार वो जर्सी पहनना है। मैंने वो जर्सी मेरा रूम में टांग के रखा था, कि मैंने बोला यार ये जर्सी एक और बार मुझे पहनना है। तो उसी के लिए था हर एक दिन का हार्ड वर्क, हर एक दिन का रिहैब, हर एक दिन का प्रिपरेशन। और तकरीबन 6-7 महीने में मैं वापस आ गया टीम में, और 8वां महीने में मैंने नेशनल टीम में खेल रहा था। तो जब वो इंजरी के बाद जब हॉकी को स्पोर्ट्स की तरफ देखने लग गया, हॉकी को हॉकी की तरफ देखने लग गया, वो हॉकी को एंजॉय करने लग गया, तब मेरे को लगा कि मेरा गेम भी चेंज होगा। मेरे गेम का जो गेम के ऊपर जो देखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। उस इंजरी के बाद जब आपने कमबैक किया और आपका पहला मैच था, उस कमबैक के बाद आप गोलकीपिंग पोजीशन पे जाके खड़े हुए, कैसा लग रहा था उस वक्त? डर था कुछ मन में? नहीं, डर तो हमेशा होता है। डर इसलिए नहीं होता है कि अरे यार आप अच्छा खेलो खराब खेलो, डर ये चीज़ होता है कि यार आप देश के लिए खेल रहे हो, देश को हराना चाहता है।
तो वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंजरी के बाद जब मैं ग्राउंड के अंदर गया था, मैंने बोला कि यार मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मेरे को एक जर्सी एक और पहना था, मैंने पहन लिया। अभी ये मेरे ऊपर है कि मेरे को कैसे खेलना है ये गेम। तो जब आप इंजरी से वापस आते हो ना, जैसे मैंने बोला, आपने गेम को एंजॉय करने लग गया। गोल हो गया, कोई बात नहीं यार, गोल सेव किया, कोई बात नहीं यार। जब ये कोई बात नहीं आने लग गया ना, तो ऑटोमेटिकली आप गेम को एंजॉय करने लग जाता है। एंड ऑटोमेटिकली, और प्लेयर्स भी सपोर्टिव था, वो लोग भी बोले भाई साहब अभी इंजरी से आया हूँ तो भाई को अपना गेम खेलने दो। तो देयर वाज नो प्रेशर, तो आपने अच्छा खेलने लग गया था। सृजेश जी, जब हम बात करें उस जर्नी के बाद 2024 में वो मौका आया कि 144 साल बाद उस इंतज़ार को ख़त्म करा गया, भारत को अपना मेडल मिला हॉकी में, और उसके बाद आपने अपने रिटायरमेंट का भी फर्म डिसीजन, जो आप पहले ही एक बार सुना चुके थे कि आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और लोगों ने भी वो आखिरी मौका देखा आपको खेलते हुए। कितना टर्बुलेंट था वो टाइम आपके लिए? जाने से पहले मैं तो डिसाइड करके जा रहा था, यहाँ से गया था कि मुझे ये टूर्नामेंट मेरा आखिरी होगा और मुझे लास्ट मैच में रिटायरमेंट भी लेना है। तो एक चीज़ दिमाग में चल रहा था, और जैसे टूर्नामेंट नज़दीक आने लग गया था, ये दिमाग में ज़्यादा थोड़ा ये लगने लग गया। और एक हफ़्ता पहले मैंने कोच से बात किया, सर क्रेग मैंने ऐसे डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने ले चुका है, मुझे अनाउंस करना है अभी, क्योंकि ये चीज़ मुझे इरिटेट कर रहा है। ये चीज़ मन में रखे थोड़ा हर एक दिन है ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे रहो कि गो हैड। तो मैंने फिर सोचा चलो यार ये चीज़ सोशल मीडिया थ्रू अनाउंस कर देता हूँ, इसलिए तो सोशल मीडिया ने पोस्ट कर दिया कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट टूर्नामेंट। और उसके बाद हर एक दिन एक नया चीज़ था, क्योंकि आपको पता चलता है अरे यार मेरा आखिरी 5 मैच बचा है, आखिरी 4 मैच बचा है, आखिरी 3 मैच बचा है, तो आप एंजॉय करने लग जाता है। और मेरे हिसाब से एक मौका ऐसे भी आ गया था कि आप टीम लास्ट मैच है, जैसे क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड के साथ थोड़ा टफ हो गया था, एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था, जहाँ पे शूट आउट में मैच किया था, तब जहाँ पे सिचुएशन लग गया था कि अरे आखिरी भी मैच हो सकता है। बट भगवान ने कुछ अलग से सोच के रखा था हमारे लिए। टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल जीत किया, सेमीफाइनल्स में हम लोग गलती से हार गए, बट स्टिल हम लोगों ने खाली हाथ वापस नहीं आया। तो मेरे लिए तो ऐसे प्लेयर एक परफेक्ट सेंड ऑफ था, जहाँ से आपने बताया जैसे आपने सोचा कि चले ओलंपिक्स मेरा लास्ट टूर्नामेंट है, उसमें एक मेडल भी मिल गया, अब वापस आ गया ग्लोरी, वो एक ग्लोरी लेके। तो मेरे हिसाब से दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर कैन हैपन इन माय लाइफ। और उसी दौरान हमें वो पल भी याद है जब आप टर्फ को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, आप टर्फ पे बिल्कुल लेट गए थे, और वो मोमेंट बहुत ही वायरल हुआ था। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? आंखें भी नम थी, काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था, ऐसा लग रहा था बस केवल यही आखिरी गेम। मुझे सिर्फ एक बार धन्यवाद देना था ग्राउंड को, गोल पोस्ट को, ताकि इतना साल मुझे वहाँ पे रहने के लिए मौका दिया है और मुझे सपोर्ट किया है। क्योंकि देख यार, गोल पोस्ट इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोगों ने हमेशा आपस में बात करते हैं, जैसे कुछ गलत चलते तो गाली देता है, सेव हो गया तो शाबाशी देता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होता रहता है। गोलकीपर्स लोग पागल है एक्चुअली। तो सिर्फ आखिरी एक बार थैंक यू बोलना था कि थैंक यू वेरी मच, और पूरा सपोर्ट के लिए। और मैंने बस वही किया था, बाकी उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गया। बट इट्स अ टफ मोमेंट है, क्योंकि जो गेम आपने पिछले 25 साल खेला है उसको छोड़ के आने में थोड़ा मुश्किल लगता है। बट जब वहाँ से निकलने के टाइम जो काम आपने किया उसमें गर्व भी था, ताकि आपने डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया किसी को भी। एक फार्मर्स फैमिली से आप उठे, आपने इतना स्ट्रगल देखा, उसके बाद 2017 की इंजरी देखी, उसके बाद 2024 का वो मौका भी देखा जब आपने बहुत ही स्टाइल के साथ अलविदा कहा टर्फ को, और अब वो माहौल है कि खेल रत्न भी है, अर्जुन अवार्डी भी है, 2 पद्मा अवार्ड्स भी हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब होना एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, और पद्मा अवार्ड से सम्मानित होना कितनी बड़ी बात है? मेरे हिसाब से जो फार्मर्स फैमिली है वो एक तरीके से आपको बहुत कुछ चीज़ सिखाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ ओवर द नेट नहीं मिलते आपको। अभी आप देख लो, एक सीड लगाया, उसमें पानी डाला, उसमें चाव में रखा, फिर उसमें पानी साइड बराबर करना है, उसको पालन करना है, उसके लिए क्या जो कुछ भी सपोर्ट करना है, 2-2, 3-3 महीने वेट करना है, 4 महीने वेट करना है, 6 महीने वेट करना है उसका फल मिलने के लिए, या बड़ा पेड़ है तो साल भर लग जाता है। तो वही चीज़ भी मैंने किया। मैंने एकदम टीम में नहीं आया, मैंने जूनियर टीम में आया था, अंडर 16 में आया था, स्टैंड बाय रहा, अंडर 21 टीम में गया, वहाँ पे भी स्टैंड बाय रहा बहुत ज़्यादा साल, फिर मुझे मौका मिला, सीनियर टीम में बहुत साल वेट किया, तो टाइम लगा मुझे यहाँ पे बैठने के लिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर लेवल का बच्चा लोग हो, वो लोग के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरा लाइफ, ताकि आप कहाँ से हो ये मैटर नहीं करता है, आपका पैशन क्या है, आपका
सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेहनत करने का मन भी होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया, ये अवार्ड्स एक सम्मान है, आई मीन देश की तरफ से आपको। ये देश आपका जो हार्डवर्क है, आपने जो गेम के लिए किया है, आपने देश के लिए जो चीज़ किया है, उसका जो हार्डवर्क है, जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, उसका सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इससे आगे मैं सोच नहीं सकता हूँ, इससे आगे मैं ड्रीम भी नहीं कर सकता हूँ, इसके आगे मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, ताकि नहीं यार देश ने मुझे कुछ नहीं दिया। देश ने इतना कुछ दिया ताकि एक प्लेयर अपना लाइफ लॉन्ग खुश रहिए, ताकि जो सैक्रिफाइसेस आपने किया उसका रिकग्निशन मिला है। एंड आगे जाके यही प्लेयर्स, जो मेरे जूनियर प्लेयर्स हो गए, जो मेरे टीममेट्स है, ये सब यही सोचेगा, हाँ यार भाई ने इतना अच्छा खेला है, भाई को ये सब चीज़ मिला, हमको भी अच्छा खेलना चाहिए, हमें भी इसी तरीके से देश ने सम्मानित करेगा। और वहीं साथ ही साथ लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब आपसे बात की, स्पेशली जब आपकी रिटायरमेंट अनाउंस हुई, उसी के बाद ही तांता लग गया था ट्वीट्स का सोशल मीडिया पे आपको विश करते हुए। फैन से लेकर सरकार से लेकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, सभी लोग बहुत ही उत्तेजित थे PR श्रीजेश को एक बार आखिरी समय में खेलते हुए देखने के लिए। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आपसे मिले, और वही नहीं, आपके परिवार से भी मिले। कुछ हम उन मोमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे जो बिहाइंड द सीन्स हुए। प्राइम मिनिस्टर सर हमेशा सपोर्टिव है। आई मीन स्पेशली हॉकी के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 2021 स्पेशल मोमेंट था हमारे लिए, जहाँ पे हम लोग पहले बार सेमीफाइनल्स खेल रहा था और हम लोग हार गया। हम लोग बहुत दुखी थे, हम लोग डिसअपॉइंटेड थे। तब प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ गया, कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने अच्छा खेला है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश आपके साथ हो। तो एक ग्रेट मोमेंट था हमारे लिए। हमने बोला यार प्राइम मिनिस्टर आपको कॉल कर रहे हैं, क्यों? ताकि इतना सुबह सुबह उठ के प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारा मैच देखा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट पेरिस ओलंपिक्स के बाद सर ने मुझे चिट्ठी भी लिखा है, वो चिट्ठी मेरे घर पे पड़ा है। उसने बोला, सर ने बोला कि यार जितना साल से आपने हॉकी खेला है, आपने देश को देश के लिए बहुत सारा मेडल जीते हैं, थैंक यू करके एक लेटर लिखा। उसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं? एंड मेरे परिवार के साथ ऐसा फैंटास्टिक मोमेंट था मेरे फैमिली के लिए, ताकि जिस दिन हम लोग को प्राइम मिनिस्टर सर से मिलना था, उसके पहले दिन मैंने PMO में मेल किया कि मेरा फैमिली भी है यहाँ पे दिल्ली में, एक बार प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। तो सडनली मिडनाइट तक मुझे परमिशन मिल गया और बोला गया कि सर आएगा, आपको फ़ोटो खींच सकता है। और सर प्राइम मिनिस्टर सर हम प्लेयर्स लोगों के साथ सब खड़े होकर बात कर रहा था, एक प्लेयर बन के, एक कोच बन के, एक मोटिवेटर बन के, एक सपोर्टर बन के। सर ने बहुत कुछ चीज़ बात किया और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। एंड बाहर आके मेरे फैमिली के साथ आ गया, सर सडनली चेंज हो गया, एक फैमिली मेम्बर जैसे बात करने लग गया था। मेरे बेटे से बात किया, मम्मी पापा से हालचाल पूछा, मेरे भाई से उसके जॉब के बारे में पूछा, कहाँ रहता है, सब कुछ पूछा, मेरे वाइफ से बात किया। तो सडनली सर ने अपने आप को एक फैमिली मेम्बर बना के मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा कंफर्ट किया, क्योंकि मेरे फैमिली के लिए भी डर रहता ना, अरे प्राइम मिनिस्टर सर को मिल रहा है, कैसे बिहेव करना है। बट सर ने बच्चे को गले लगाया, बेटी को आशीर्वाद दे दिया और मेरे बेटे को साथ लेके जाके मिठाई खिलाया। तो मेरे लिए तो वो मोमेंट बहुत प्राइसलेस है, क्योंकि एक लीडर ऐसे होना चाहिए। आप जहाँ पे लीड करना चाहते हो वहाँ पे लीड करना चाहिए, जहाँ पे हाथ पकड़ के साथ लेके चलना है वहाँ पे साथ लेके चलना चाहिए। तो आज भी मेरा मम्मी पापा, मेरे घर में मेरे परिवार, मेरे फैमिली सब यही चीज़ बात करते हैं, अरे यार वो दिन कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे लीडर बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। और किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो हारे या जीते, हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि प्रधानमंत्री कॉल करेंगे, आश्वासन देंगे, नहीं तो बधाइयाँ देंगे अगर जीते हैं तो। ये 100% श्योर चीज़ है। आप किसी भी टूर्नामेंट जाओ, एशियन गेम्स जाओ, कॉमनवेल्थ जाओ, ओलंपिक्स जाओ, आप वापस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही मिलना है। हम जब प्लेयर्स लोग अभी ओलंपिक्स में मिले थे, हम लोग यही चीज़ बोलते हैं, हाँ PM का फंक्शन में मिलता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि PM सर टाइम निकाल के हमारे लिए एक कॉफ़ी सेशन रखेगा और हमें इनवाइट किया। लास्ट 2021 में भी और 2024 में भी हमें फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया गया था रेड फोर्ट में, और हम लोग उधर गया और सर ने हमारे लिए, आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे में सर कितना बिजी रहता है, बट मिनिमम 3 से 4 घंटा हमारे लिए निकाल देते हैं, हमारे से बात करते हैं, और इतना कुछ कौन करता है। बट सर को पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन देश का एक आम लोग देश का एम्बेसडर है, सर वही रिस्पेक्ट देता है। और जितना भी जो
नया चीज़ लेके आए स्पोर्ट्स के लिए। अब देख लो खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और उसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट्स। सो ये सब चीज़ प्लेयर्स को, बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स में लेके आने में बहुत कुछ चीज़ हेल्प कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से पीएम सर का जो विजन है स्पोर्ट्स के दौरान और स्पोर्ट बच्चे लोगों को डेवलपमेंट के लिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और पिछले 10 सालों की बात करें, 10 से 15 सालों की, काफ़ी सारे बदलाव भी देखे गए हैं स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरे भारत में। कैसा देखते हैं आप उसको, किस तरीके की प्रोग्रेस हम आगे बनाए हुए हैं 2036 के ओलंपिक्स के विजन को भी साथ में लेते हुए? मैं एक एग्जांपल देता हूँ बैंगलोर साई सेंटर का। अभी हम लोग हमारा सीनियर मैन एंड वीमेन, जूनियर मैन एंड वीमेन बैंगलोर साई सेंटर में ट्रेनिंग करता है। और यहाँ पे आप हमेशा देखो, यहाँ पे सब कुछ है, आपको सब फैसिलिटीज़ है। इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, इंटरनेशनल लेवल का जिम सेशंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल है, डाइनिंग। आप एक बार आके देखना चाहिए, यहाँ का खाना भी इतना अच्छा है कि प्लेयर्स हमेशा फिट रहता है, हमेशा हेल्थी रहता है। और ये डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, नॉट ओनली इन बैंगलोर बट बाकी साइकिल सेंटर्स में भी सेम चीज़ हो रहा है। तो बट हम लोगों को 2036 को आगे देखते हुए हमें ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, ताकि आप देख लो 10 साल के बाद आज का 14 या 16 साल का बच्चा लोग ही खेलेगा वहाँ पे ओलंपिक्स में। तो वो लोग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, वो लोगों को लैमलेट में लेके आना है, वो लोगों को साइंटिफिक मेथड में ट्रेनिंग देना है, तभी जाके हम लोग एक 20 या 30 ओलंपिक्स मेडल जीत सकते हैं। प्लेयर से लेके कोच तक पीआर श्रीजेश 2.0 के क्या प्लान्स है आगे? ऐसे प्लेयर मेरा टारगेट मैंने अचीव कर चुका है, बट एक चीज़ मैंने मिस किया था, वर्ल्ड कप का मेडल। बट ऐसे प्लेयर मेरा दिमाग, ऐसे कोच मेरे दिमाग में ये है कि जो ड्रीम मैंने देखा था वही ड्रीम मेरे बच्चे लोगों को भी देखने में मदद करना है, वो लोग को हेल्प करना है। जो चीज़ मैंने हॉकी में सीखा था वही चीज़ वो लोगों को सिखाना है और वो लोगों को हेल्प करना है कि वो लोग अपना बेस्ट हॉकी खेले और बेस्ट अनदर 10 साल में वो लोग भी ओलंपिक्स पोडियम में खड़े होकर अपना नेशनल एंथम गाए। इंस्पिरेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और बाकी सारी सीरियस टॉक तो बहुत हो गई, अब थोड़ा लाइट हार्टेड कर देते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। आपका फेवरेट फुटबॉलर? रोनाल्डो एंड डेफिनेटली मेसी भी है, बट रोनाल्डो इसलिए क्योंकि एक सेल्फ मेड मैन है। आप हार्ड वर्क करके ऊपर तक पहुंचा है। ही नेवर हैड एनी टैलेंट इन, जैसे बोलते हैं ना, गिफ्टेड वाला कुछ टैलेंट नहीं था। मेसी हार्ड वर्किंग प्लेयर है, बट मेसी के पास एक इम्पोर्टेंट टैलेंट भी है। तो मेरे सबसे रोनाल्डो इज राइट पर्सन। फेवरेट चीट फूड? बिरयानी खाता हूँ, बट बिरयानी को कभी चीट फूड नहीं माना जाता है, बट स्टिल बिरयानी एक चीट फूड है। फेवरेट एक्टर? केरला से हूँ तो 2 लोगों का नाम लेना पड़ता है, मम्मूटी एंड मोहनलाल। 90s का किड हूँ तो वो लोग वो टाइम का बेस्ट हूँ। हॉकी को छोड़कर दूसरा फेवरेट स्पोर्ट? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ एंड फुटबॉल खेलता हूँ एंड डेफिनेटली क्रिकेट भी हूँ। और कोई हॉबी, गाना या कुछ? गाना नहीं, बुक पढ़ता हूँ और मूवीज़ देखता हूँ एंड गाना भी सुनता हूँ, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पीआर श्रीजेश, हमसे खास बातचीत करने के लिए। डीडी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपने सुना ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हॉकी पीआर श्रीजेश को, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2025 में। बहुत सारे ऑकोलेट्स, बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा मान भारत में लेकर आए हैं पीआर श्रीजेश, और आगे भी उनका यही सपना है कि इस सम्मान को आगे लेके जा सके और भारत के लिए और भी काफ़ी सारे मेडल्स ला सके। इस खास पेशकश में अभी इतना ही। नमस्कार।